Morning, guys. Morning. Good morning. How's everything? आज वेदर थोड़ा सा अच्छा है. धूप धूप आ गई भाई. It's amazing weather. दो तीन मिनट वेट करते हैं. लेट्स फिर स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ताकि सब आ जाएंगे. कि वीडियो थोड़ा सही से नहीं आ रहा है. ऐसे कह रहे हो? आवाज ठीक है? ऑडियो वीडियो मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आवाज आ रही है? हम्म? दो तीन मिनट वेट करते हैं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं. नहीं. ऑलराइट. चलो. आज टॉपिक क्या है अपन का? आज हमने टॉपिक में क्या कवर करने का है? आज वही एविडेंसेस पे हम चलेंगे, है ना? तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, जरा उसके बारे में थोड़ा सा रिकैप कर ले. क्या क्या पढ़ा है? सो अभी तक जो हमने पढ़ा, जो हमारे वैगनर साहब थे ना, वैगनर साहब, अल्फ्रेड, हमने क्या पढ़ा है?
अल्फ्रेड वेगनर साहब ने बोला, ठीक है, उन्होंने क्या बोला था भाई, ये गए थे किधर, अंटार्कटिका पे, और उन्हें क्या मिल गया, फॉसिल, मतलब जीवाश्म मिल गया, जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म मिला। तो उन्होंने सोचा कि भाई जहाँ पे जिंदगी नहीं है, जहाँ पे जीवन नहीं है, वहां पे ये किस कैसे, मतलब जीवाश्म आ कैसे सकता है, ठीक है। यहाँ पे जब जीवन नहीं है तो यहाँ प्राणी का कंकाल, मतलब जीवाश्म किधर से आया, ठीक है। अब उन्होंने ये सोचा, क्योंकि अभी क्या देखते हो आप, अंटार्कटिका बिल्कुल नीचे साउथ पोल के आसपास है ना, और वहां पे आपको पता ही है सारा साल बर्फ ढकी रहती है, टेम्परेचर बहुत 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 नीचे होता है, ठीक है। उस टेम्परेचर नीचे होने की वजह से आपको पता है वहां पे जीवन की पॉसिबिलिटी जो है, ठीक है, वो नहीं है, जीवन है नहीं उधर, ठीक है। बट जब अल्फ्रेड वेगनर उधर गए ना, थोड़ा सा मौसम विज्ञानी थे, ठीक है, तो जब वहां गए तो ये गए थे खोज करने के लिए कुछ मौसम मौसम की, तो उन्हें मिल गया इधर फॉसिल, है ना, ठीक है। तो अल्फ्रेड वेगनर ने क्या सोचा कि देखो भाई ऐसा है, जहां अंटार्कटिका अभी है ना, और जब इस पे जिंदगी हुआ करती होगी, जीवन हुआ करता होगा, तो ऑब्वियसली ये इधर नहीं हो रहा होता होगा, कहीं ये और होता होगा, ठीक है, कहीं और होगा ये। तो अल्फ्रेड वेगनर ने क्या किया, उन्होंने एक थ्योरी दी कि भाई जिस तरह से आप दुनिया को आज देखते हो, है ना, जिस तरह से आप देखते हो कि आपके कॉन्टिनेंट जो सातों के सातों है, इधर उधर बिखरे हुए हैं, है ना, लेकिन ये अराउंड 225 मिलियन साल पहले, ठीक है, मतलब 200 से 300 मिलियन साल पहले, अगर आप हिंदी में सोचोगे बोलोगे तो आपका 10 मिलियन का होता है, सॉरी 10 मिलियन बोल रहा हूँ, आपका 10 लाख का होता है 1 मिलियन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 10 मिलियन का हो गया आपका 1 करोड़, है ना। हम बात कर रहे हैं 225 मिलियन साल पहले, इसका क्या मतलब हुआ, 225 मिलियन साल पहले का 225 डिवाइडेड बाई 10 कर दो, लगभग 22.5 करोड़ साल पहले, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, देखो 22.5 करोड़ साल पहले दुनिया जो थी, ठीक है, दुनिया क्या थी, एक ऐसे एक गट्ठा था, तब सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है, और जिसको उन्होंने क्या बोला था, पेंजिया, ठीक है, जिसको उन्होंने क्या बोला था, पेंजिया, और इसके चारों तरफ जो समुद्र था उसको उन्होंने बोला था पेंथलासा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये पेंजिया जो था ये आपका दो पार्टों में टूट गया, दो भाग में टूटा, ये ऊपर वाला हो गया आपका लॉरेशिया, और नीचे वाला था गोंडवाना लैंड। जब ये टूटा, इसके बीच में एक सागर डेवलप हो गया जिसको बोला जाता था तैथीस सागर। अच्छा गाइस, एक बात बताओ, ये तैथीस क्या आज भी दिखता है आपको, अगर दिखता है तो किस नाम से दिखता है, जो तैथीस सागर है, जो आपका लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में बन गया ना, मतलब लॉरेशिया भागा ऊपर, ठीक है, गोंडवाना लैंड भागा नीचे, है ना, तो दोनों के बीच में क्या हुआ, सागर आ गया, है ना, इसके बीच में क्या सागर आ गया, तो जो सागर आया जिसको हमने नाम दिया तैथित सागर, तैथित सागर जिसको हमने नाम दिया, है ना, क्या वो आज भी एग्जिस्ट करता है, आज भी हमें मैप पे दिखता है, और अगर दिखता है तो क्या नाम है उसका, हमारी अमृतसर ब्रिगेड आज शांत शांत बैठी हुई है,
चैतन्य, संगीता, सुजाता, अभिमन्यु, करण, क्या हुआ? गल पल्ले नहीं पै रही? हाँ जी। सो जो आपका लोरेशिया है ना, नॉर्दर्न पार्ट, उत्तरी पार्ट, दक्षिणी पार्ट आपका गोंडवाना लैंड, ठीक है, इन दोनों के बीच में सागर आज भी है। अरे भैया, इंडिया नहीं है उधर अभी, ठीक है। जो टैथीज सागर है ना, जो टैथीज था, टैथीज के जो आपके अवसाद थे, सेडिमेंट्स थे, सेडिमेंट्स जो थे वो कंप्रेस हुए, वहां पे फोल्ड माउंटेन हिमालय बन गया। बट टैथीज अभी भी एग्जिस्ट करता है, अगर आप देखोगे तो। और वो किस नाम से एग्जिस्ट करता है, मेरा क्वेश्चन ये था। अगर आप मैप को ध्यान से देखोगे ना, ठीक है, मैप मैप में जाता हूँ, मैं मैप दिखाता हूँ, शायद आपको समझ आए। इंडियन मैप किधर भी, इंडियन नहीं, वर्ल्ड का मैप चाहिए ना अपन को। इसमें नहीं दिख रहा हूँ यार, इस वाली स्लाइड्स में मैप नहीं है, आई गेस आई डोंट हैव इट। हिंट दूं? हिंट है, जो आपका यूरोप है और अफ्रीका के बीच में ये सागर है, महासागर। मेडिटेरियन सी। अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो सागर है वो टैथिस सागर का ही मतलब आगे बढ़ गया हुआ, आजकल हम उसको मेडिटेरियन सागर बोलते हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो टैथीज आ गया, लोरेशिया, गोंडवाना लैंड। अब ये जो कॉन्टिनेंट्स है ना, लोरेशिया, गोंडवाना लैंड, ठीक है, ये भी आपस में टूटे, है ना। टूटने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए। फिर इनसे हिसाब से पूछा गया कि ठीक है वैगनर साहब, आपकी थ्योरी तो समझ आ रही है, मतलब ये ड्राइंग का ही एक एग्जाम्पल हो सकता है, आपने अच्छी ड्राइंग करी है। तो उन्होंने बोला देखो, ड्राइंग ड्राइंग की बात नहीं है, मैं आपको अभी एविडेंस देता हूँ, मतलब सबूत देता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या सबूत दिए? इन्होंने पहला तो एक सबूत दिया कि जिग्सॉ फिट, जो हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। जिग्सॉ फिट क्या था? मतलब पजल टाइप जो आप खेलते थे ना बचपन में, है ना। तो उस तरह का, मतलब जो कॉन्टिनेंट है, जो भी महाद्वीप हैं, वो आपस में फिट हो जाता है, ठीक है। पहला तो ये था। दूसरा उन्होंने क्या दिया, उन्होंने बोला कि जो आपके फॉसिल है ना, बहुत सारे रेप्टाइल्स के उन्होंने वो दिए, एग्जांपल्स दिए, है ना, ठीक है। जहाँ पे हमने देखा कि जो रेप्टाइल्स थे, है ना, कुछ रेप्टाइल ऐसे थे जो इंडिया, अंटार्कटिका और अफ्रीका में दिखते हैं, जो आजकल बहुत दूर है, मतलब तैर के नहीं जा सकते थे, वो उड़ के नहीं जा सकते, है ना। अब फ्लाइट तो चलती नहीं है, राइट, फ्लाइट में बैठ के इधर से उधर चले गए होंगे, राइट, ठीक है। तो इसका मतलब था ये कभी पास रहे होंगे, है ना। तुमने फॉसिल्स की बात कर ली थी, है ना। और अपन ने बात कर ली थी जो माउंटेन रेंजेस है ना, जैसे अपलेशियन माउंटेन्स होगी, क्लेडोनियन माउंटेन्स हो गए, है ना। तो उनकी जो ये जो पर्वत श्रृंखलाएं है ना, माउंटेन्स हैं, इनकी एज और टाइप ऑफ रॉक्स, ठीक है, वो क्या कर रही थी, मैच कर रही थी। ये ऐसा लग रहा था, मतलब एक चॉकलेट है, चॉकलेट के आपने दो हिस्से कर दिए, एक किसी और को दे दिया, एक किसी और को दे दिया, ऑब्वियसली वो दोनों चॉकलेट जो है ना आपस में मैच करें, है ना। मैंने आपको कुंभ मेले का दिया था कि कुंभ मेले में दो बालक थे, दो भाई भाई थे, है ना, वो गए, ठीक है, और बिछड़ गए, उनके गले में एक लॉकेट था, ठीक है। तो जो लॉकेट बाद में मिला तो पता लगा वो भाई भाई थे, है ना। ऐसा कुछ अपन ने बताया था, वियर्ड एग्जांपल था, बट ऐसा हमने कुछ किया था, ठीक है। अब तीसरा जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, हम एग्जाम्पल ही कर रहे थे ना, एविडेंसेस के एग्जाम्पल कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने एक और एग्जाम्पल हमें दिया, टिलाइट डिपॉजिट्स,
हिंदी अंग्रेजी एक समान, ठीक है, टिलाइट डिपॉजिट्स। अब भाई साहब ये टिलाइट है क्या, ये टिलाइट डिपॉजिट है क्या? ये टिलाइट क्या होता है? जो ग्लेशियर होते हैं ना आपके, ठीक है, ये जो टिलाइट होते हैं, ये देखो ग्लेशियर होता है। ग्लेशियर क्या करता है, ठीक है, जो भी अवसाद अपने साथ लाता है ना, वो इस तरह से कहीं डिपॉजिट कर देता है। देखो अब ये इतनी चिकनी क्यों बनी है, इतनी स्मूथ क्यों लग रही है? क्योंकि ग्लेशियर धीरे धीरे करके बहा है इनके ऊपर, तो इनकी चट्टानें देखो किस तरह से हो गई। देखो रॉक्स फंस गई, मतलब आई। अब जो चट्टान के जो टाइप होते हैं ना, उनमें हम पढ़ने वाले हैं। जब हम रॉक करेंगे ना, टाइप ऑफ रॉक, चट्टानों के प्रकार करेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखो, ये टिलाइट डिपॉजिट जो होते हैं ना, ठीक है, ये क्या है? आपकी अवसादी चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स है, अवसादी चट्टानें हैं, ठीक है। कौन लेके आ रहा है इनको? ग्लेशियर लेके आ रहा है ना? ठीक है साहब। तो वेगनर साहब ने क्या देखा, ठीक है, यहाँ के जो टिलाइट डिपॉजिट्स है ना, इन एरिया के, देखो ये डॉटेड लाइन जो आपको दिखा रही है, तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने बताया, देखो यहाँ पे बर्फ थी, ग्लेशियर थे, और यहाँ के जो भी डिपॉजिट है ना, सेडिमेंट्री डिपॉजिट, जो टिलाइट डिपॉजिट्स हैं, वो मैच करते हैं। इंडिया है ना आपका, दक्षिणी अफ्रीका वाला पार्ट, ब्राजील का ईस्ट वेस्ट, ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट पार्ट, है ना, ये अंटार्कटिका, है ना, ऑस्ट्रेलिया का। अभी अगर देखोगे तो सदर्न पार्ट हो गया, बट उस टाइम पे ये कुछ, उसका जो सदर्न पार्ट था वो ईस्टर्न करके कुछ ऐड इधर था, है ना। तो टिलाइट डिपॉजिट्स उन्होंने स्टडी किए, अवसाद स्टडी किए, और उन्होंने देखा कि ये बहुत मैच करते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि ये किसी एक ही भूभाग का टुकड़ा है, ठीक है। और ये जो उनको टिलाइट मिले, वो लगभग वो डिस्ट्रीब्यूटेड उनको मिले, ठीक है, और एक एज, एक ही तरह से बने हुए हैं, ठीक है। और ये 6 अलग अलग भूभाग में आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। ऑस्ट्रेलिया का दिख रहा है, अंटार्कटिका दिख रहा है, इंडिया भी दिख रहा है, अफ्रीका दिख रहा है, ब्राजील का पार्ट दिख रहा है ना। तो इनको इस तरह से वो, ठीक है। अब उसमें क्या था, जैसे अफ्रीका है आपकी, फॉकलैंड हो गया, है ना, मेडागास्कर है, ये मेडागास्कर ये बीच में दिख रहा है ना, अफ्रीका है, ठीक है, इंडिया हो गई, है ना, ऑस्ट्रेलिया हो गई। तो ये सब में इनको ये टिलाइट डिपॉजिट्स मिले, अवसादी जो मिले इनको, ठीक है। यही मैंने यहाँ लिखा है, ये सेडिमेंट्री रॉक है, डिपॉजिट है ग्लेशियर का, ठीक है। जो जो आपके गोंडवाना सिस्टम, जो सेडिमेंट है कहाँ है इंडिया के, ये 6 अलग अलग लैंड मासेस पे हैं वर्ल्ड में, जो मैंने आपको भी बताया। जैसे अफ्रीका में फॉकलैंड आइलैंड है, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, है ना ये। और जो गोंडवाना के जो सेडिमेंट्स है ना, ठीक है, इनका एक तरह से मिलना, मतलब एक तरह से मिलना नहीं, इनका आपस में मैच हो जाना, आपस में मैच हो जाना हमें ये बताता है कि ये जो लैंड मासेस हैं 6 के 6 जो हमने अभी पढ़े, फॉकलैंड आइलैंड, अफ्रीका, इंडिया, तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये कभी एक ही लैंड मास का पार्ट रहे होंगे, मतलब एक ही इसी भूभाग का हिस्सा रहे होंगे, ठीक है। ये हमें टिलाइट बताता है, ठीक है साहब, क्लियर है यहाँ तक? टिलाइट डिपॉजिट, तो हमारा चौथा जो एविडेंस था वो टिलाइट डिपॉजिट्स अपन ने कर लिया, ठीक है। आगे बढ़े। अगला एविडेंस क्या था? प्लेसर डिपॉजिट्स, ठीक है। अब प्लेसर डिपॉजिट क्या होता है? प्लेसर डिपॉजिट क्या होता है, मतलब ये आपको ना कोई धातु जो है वो कहीं मिल रही है, बट उसका सोर्स आपको कहीं और दिख रहा है,
ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जहां से, जैसे फॉर एग्जांपल, अब देखो सोना, जो हम सोने की बात कर रहे हैं, ठीक है, सोना जो गोल्ड प्रोड्यूसिंग वेन्स है ना, ठीक है, वो देखो आपको इधर दिख रही है ना। अब इन वेन्स से ये कोई स्ट्रीम है, ये कोई नदी जा रही है, इसमें ये सोना बह के इधर पहुंच गया और ये कहीं दूसरी जगह जाकर के ये डिपॉजिट हो गया, ठीक है। उसके ऊपर मिट्टी विट्टी जम गई, यहाँ पे सेडिमेंट्री जहाँ रॉक्स बन गई, जहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा आपका गोल्ड डिपॉजिट हो गया, ठीक है। मतलब गया किधर से, गया कहीं और से, है ना, आया तो कहीं और से है, बट डिपॉजिट किधर और हो गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर कल को क्या हो, ये यहाँ से टूट जाए, मान लेते हैं ये अलग हो जाए, ये अलग हो गया, है ना, तो आपको क्या दिखेगा कि सोना तो इधर दिख रहा है, बट आपको ये नहीं दिखेगा कि भाई साहब सोना ये आया किधर से, ठीक है। समझ आ रहा है, मतलब सोना जहाँ पे सोने की खाने हैं, ठीक है, या सोने की खाने, या फिर सोना जहाँ पे नेचुरली पैदा होता दिख रहा है, जहाँ से उसकी वेन वेन दिख रही, नसें दिख रही हैं सोने की, जहाँ से सोना निकल रहा है, वो नदी के सारे कहीं और ही बह के चला गया, वहां जाके इकट्ठा हो गया, है ना, उसके ऊपर सेडिमेंट्स वगैरह बन गए और सारी चट्टाने बन गई, और वहां पे आज आप सोना निकालते हो। ऐसा ही आपको एग्जाम्पल क्या दिखता है, तो गोल्ड प्रोड्यूसिंग, मतलब गोल्ड जो जहां से निकलता है, ये ब्राजील का यहाँ पे पठार है, और आपको इधर दिखेगा घाना यहाँ पे। तो आजकल आपको क्या दिखता है, घाना के अंदर आपको सोना मिलता है, ठीक है, वो ऐसे मिलता है जैसे सेडिमेंट, जो अभी मैंने बोला ना कि आके सोना रखा हुआ है, ठीक है, बट उसका जो प्रोड्यूसिंग जो रीजन है, जहां इसके भंडार आपको दिखते हैं, वो आपको ब्राजील में दिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इधर तो उसका सोर्स है और इधर ये डिपॉजिट्स दिख रहे हैं। तो अभी क्या है, अभी अगर यहाँ से कोई नदी भी बहेगी तो क्या होगा, इधर इधर ओशन में डाल देगी, है ना, समझ रहे हो। अब जब ओशन में भी डाल देगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो सर्टन है कि इस जब ये ऐसा कुछ हुआ रहेगा, तब ये बीच में जो समुंदर आपको दिख रहा है, ये समुंदर नहीं रहा होगा, मतलब ये आपस में कनेक्टेड रहे होंगे। यही हम जब जिग्सॉ फिट करते हैं ना, तो आपको जिग्सॉ फिट में दिखता भी है कि आपस में ये वाला पोर्शन जो है ना पूरा, ये ब्राजील का जो हॉर्न टाइप बन रहा है ना, जो बल्ज है, ये आपको इसमें पूरा फिक्स होता हुआ दिखता है, ठीक है, जहाँ पे ये दोनों आपस में मैच करते हुए भी दिखते हैं, ठीक है। तो एक अगला जो एग्जाम्पल हमारे पास था एविडेंस के तौर पे, वो था प्लेसर डिपॉजिट, ठीक है, जहाँ पे जो गोल्ड के डिपॉजिट्स हैं, वो घाना कोस्ट पे मिलते हैं, जो वेस्ट अफ्रीका में मैंने आपको दिखाया, जो लेकिन जो सोर्स है, ठीक है, वो कहाँ पे, ब्राजील में, ठीक है। इसका सीधा सीधा क्या मतलब है, जो गोल्ड आया है यहाँ पे, जो गोल्ड इधर आया है यहाँ पे घाना में पहुंचा है, वो एक्चुअली में ड्राइव किधर से हुआ है, यहाँ कहीं से ड्राइव हुआ है, ठीक है। समझ आया, मतलब सोना जो इधर से इधर पहुंचा है, समझ रहे हैं। समझ आया, प्लेसर डिपॉजिट्स, टिलाइट डिपॉजिट्स, मतलब आप इसको ना लिख पाओ, मैं इसलिए आपको मैप की सहायता से दिखा रहा हूँ, ताकि आप लिख पाओ, इमेजिन करके ना लिख पाना, ध्यान रहेगा। प्लेसर डिपॉजिट्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का को सपोर्ट करता है, एविडेंस इसको सपोर्ट करता है, ठीक है जी। आगे बढ़े, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या, लोगों ने बोला हाँ जी, अल्फ्रेड साहब, वैगनर साहब, ठीक है, मान गए जी आपकी बात, आपने बोला कि कॉन्टिनेंट जो थे वो एक सुपर कॉन्टिनेंट था, आपकी सारी बातें हमने मान ली, सब कुछ हम, जो आप बोल रहे हो उसको हम अग्री कर रहे हैं, आपकी बातों से हम बिल्कुल सहमत हैं, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो कॉन्टिनेंट जो ड्रिफ्ट हुए ना, मतलब कॉन्टिनेंट अलग हुए, ये हुए क्यों है भाई साहब, ऐसा क्या है, ठीक है, जो ये ड्रिफ्ट हो गए, पहली चीज, है ना, मतलब ऐसा तो था नहीं कि मतलब अलग हो रहे हैं, है ना, तो कुछ जैसे मैंने उस दिन बोला था कि रसमलाई की स्टॉल एक जगह लगी थी, उसको खाने के लिए होड़ मच गई है, हम इधर जा रहे हैं तो उधर जा रहे हैं,
या छुपन छुपाई तो वो खेल नहीं रहे थे, है ना? तो अगर ये गए हैं, जैसा आप बोल रहे हो, और आपके जो जितने भी आपने सबूत दिए हैं, एविडेंसेस दिए हैं, वो इशारा भी इसी तरफ करते हैं कि हाँ जी, बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप कि ये कॉन्टिनेंट जो थे, महाद्वीप जो विस्थापन हुआ है, वो तो हुआ तो है, ठीक है, बट ये हुआ कैसे है, क्यों हुआ है ना? अब इसका आंसर हमारे वैगनर साहब क्या देते हैं, देखते हैं। वैगनर साहब बोलते हैं कि भाई साहब एक फोर्स होती है जिसको हम पोल फ्लेइंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है? पोल फ्लेइंग फोर्स बोलते हैं। वो फोर्स क्या होती है, वो ध्रुवों की तरफ लगती है, ठीक है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो ध्रुवीय पलायन बल, ध्रुवीय पलायन बल, ठीक है, ये आपका पोल की तरफ लगता है, ऐसा वैगनर साहब ने बोला। जब लोगों ने इनसे पूछा, अच्छा ये जो ध्रुवीय पलायन बल लगता है तो इसका मतलब क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, क्यों लग रहा है? तो वैगनर साहब को समझ नहीं आया, मतलब कुछ पता नहीं लगा कि किस कैसे वो ना। तो इनका एक तो यही था कि ध्रुवीय पलायन बल लगता है पोल्स की तरफ, जिसकी वजह से क्या हुआ, पोल की तरफ ही ड्रिफ्ट हुए, मतलब ये नौरेशिया ऊपर गया, गोंडवाना नीचे गया पोल की तरफ से, सॉरी, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि टाइडल फोर्स, ज्वारीय फोर्स, ज्वारीय बल जो लगता है ना, मतलब जब आपने देखा होगा ज्वार भाटा आता है ना, टाइड्स आते हैं, जो मुंबई के आसपास रहते हैं ना, सी शोर के आसपास रहते हैं, उन्होंने ये फील किया होगा। वहां पे शाम के टाइम पे ना पुलिस लग जाती है, भाई साहब टाइट्स आने वाली हैं, हट जाइए यहाँ से, है ना? ठीक है, तो जैसे कि मुंबई में वो देखा होगा आपने, हाजी अली दरगाह, है ना, जो मतलब सी शोर पे है, थोड़ा समुंदर के अंदर है। तो होता क्या है कि जब टाइड आती है ना, तो वो रास्ता जो होता है, वो रास्ता मतलब उसके अ, मतलब रास्ता जो है वो समुद्र के अंदर आ जाता है, उसके ऊपर से पानी गुजरने लगता है, ठीक है। जैसे टाइड नीचे जाती है तो वो दिखने लगता है, ठीक है। इसी तरह से बोला इन्होंने कि भाई जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, टाइडल टाइड्स किसकी वजह से आते हैं, मून और सन की गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही आते हैं टाइड, आपको पता है ना? तो उन्होंने भी क्या बोला, जो टाइड जो आपका महाद्वीप भी गए हैं, वो ज्वारी बल की वजह से गए, है ना? तो आप खुद ही जानते हैं कि जो ज्वारी बल होता है इतना ताकतवर नहीं होता कि प्लैनेट्स को अलग अलग कर दे। पानी समझ आता है कि हाँ टाइड आ गए आपके, ठीक है, वो समझ में आता है कि हाँ जी थोड़ा बहुत हो जाता है, बट मतलब कॉन्टिनेंट को अलग कर दे, ठीक है, तो ये बात भी लोगों को समझ नहीं आई, ठीक है। और यही जो था इनकी क्या बनी, कमियां बनी इस थ्योरी की, कमियां बनी या शॉर्ट कमिंग्स बनी, ठीक है जी। जो उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों हो रहा है, अभी आपने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि हाँ जी ये तो आसपास भी बात नहीं कर रहे थे, तो इसी तरह से क्या हुआ फिर आगे, इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए और भी कई सारे सिद्धांत आ रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या, इनकी क्या कमियां थी हम बात पढ़ लेते हैं। देखो, एक तो उन्होंने बोला कि मीसोजोइक एरा क्या है, 225 मिलियन साल, लगभग 22.5 करोड़ के आसपास जो था वो मीसोजोइक एरा था। जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, इंडियन ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको ये पूरी टाइमलाइन कराऊंगा, ठीक है। पहले जो एक, ठीक है, मीसोजोइक, सीनोजोइक, ठीक है ना, ठीक है, एरा, पॉक पीरियड, ठीक है, सारी चीजें मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। सो आप टेंशन मत लो, ये टर्म्स ना आपको ऐसे रट जाएंगी, मीसोजोइक क्या होता है। तो जो मीसोजोइक एरा था, तो लोगों ने इनसे पूछा कि भाई साहब एक बात बताओ, ये मीसोजोइक में क्यों हुआ, है ना?
ये जो आप कह रहे हो कि कॉन्टिनेंट इधर 225 मिलियन साल पहले दूर होना शुरू हुए, तो ये इसी एरा में क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? जिसका इसके वैगनर के पास कोई आंसर नहीं था। दूसरा, ये हर जगह जब बात कर रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे थे? कॉन्टिनेंट की बात कर रहे थे ना, समुद्रों के बारे में बात ही नहीं करी। ठीक है। तीसरा क्या था, ये सारी चीजें ना अज्यूम कर रहे थे, पॉल फ्लेइंग फोर्स होगी, ज्वारीय बल है, फलाना है, ये सारे कुछ चीजें ना क्या कर रहे थे, ये सिर्फ अज्यूम कर रहे थे। ठीक है। दूसरी, जैसे मैं अभी बोला कि जो ज्वारीय बल होता है वो इतना ताकतवर नहीं होता है कि वो मतलब कॉन्टिनेंट्स को अलग कर दे है। तो इसमें हुआ क्या है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जितने भी साइंटिस्ट अपन के हैं, वो साइंटिस्ट इस बात पे तो अग्री हो गए हैं कि हाँ जी, जो पेंजिया वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, पेंजिया, और ये तुम्हारा टेथीज वाला, ठीक है, और ये जो कॉन्टिनेंट अलग हुए हैं, तो इस पे तो लोग सहमत हैं। ठीक है, इस पे तो कहते हैं हाँ, बात ये, इस पे तो दम है, ये तो ठीक बात है, ये तो ठीक बात है। लेकिन जो इनके एक्सप्लेनेशंस थे हैं, उन पे एग्री नहीं करते। तो इसी पे ही फिर रिसर्चेस हुई हैं आगे। ठीक है। अब हम उनको पढ़ेंगे क्या क्या रिसर्चेस हुई हैं। तो इसमें से एक बहुत अच्छी थ्योरी है जो है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है। आप अभी इस पे सब कुछ ध्यान मत दो। ठीक है। संवहनीय संवहनी हिंदी वाले सुन, ये है तुम्हारी संवहनीय धारा। ठीक है, मैं बताता हूँ भाई, इसको कन्वेक्शन को आप संवहनीय बोलते हो। ठीक है, इसको धारा बोलते हो और इसको सिद्धांत बोलते हो। ठीक है, सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन अभी तक पूछा तो गया है कि किसने दिया था आपका कन्वेक्शनल करंट थ्योरी या संवहनीय धारा सिद्धांत किसने दिया था? तो वो भाई साहब दिया था, ठीक है, आर्थर होम्स ने। ठीक है। अब एक चीज मुझे बताओ, ये इस पे हम वापस आएंगे। अभी इतना आपको पता है ना कि जो पृथ्वी के अंदर, मैंने उस दिन क्वेश्चन भी डाला था कि जो पृथ्वी के अंदर हाई टेम्परेचर है, ठीक है, हाई ताप है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर जो अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर है, ताप है, हाई टेम्परेचर है, ठीक है, उसका क्या रीजन है? तो कल उस दिन आपने मुझे बताया भी था, एक तो भाई साहब प्रेशर है, अत्यधिक दाब है, और दूसरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ठीक है, तब रेडियोधर्मी पदार्थ है, ये आपने मुझे बताया था। ठीक है, समझ आया? ठीक है, अब चलते हैं कि कन्वेक्शनल थ्योरी है किधर, क्या है। ठीक है, आपने सबने चाय बनाई है, चाय चू बनाई है, चाय बनाई होगी, या फिर आपने देखा होगा सर्दी में क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में हम लोग पानी गर्म करते हैं, मतलब करते तो साउथ में भी हैं, ठीक है, बट वहाँ पे यूजुअली इतनी ठंड नहीं होती है। तो होता क्या, आप क्या करते हो, हीटर डालते हो, हीटर लगाया, ठीक है, ऐसे ही बनता है हीटर। आपने हीटर लगाया, ये वायर है, ये स्विच है, आपने लगा दिया, आपने ऑन कर दिया। अब क्या देखते हो, 5-7 मिनट बाद ना यहाँ से बिल्कुल धुआं उठने लगता है इधर। ठीक है, धुआं उठने लगता है, आप आ जाते हैं टेंशन में, वो पानी गर्म हो गया है, चलो नहा लेते हैं। जैसे आप नहाने जाते हो, इसमें थोड़ा सा पानी मिला भी लेते हो आप, तो आज अचानक से ना, जैसे आपने पानी डोला, 4-5 मग डाले, उसके बाद क्या हुआ, अचानक से ठंडा पानी आपको आपके ऊपर आता है। हाँ, ये क्या हो गया भाई, आपने तो पानी गर्म किया ना 5-7-10 मिनट, और उसके बाद आपको ठंडा पानी कैसे आ गया, है ना? तो हो क्या रहा है, बेसिकली जो हीट थी ना, हीट पहले नीचे से उसको गर्म कर रही होती है। ठीक है, तो जब पानी गर्म हो जाता है ना, पानी गर्म होके क्या होता है, वो ऊपर की तरफ उठता है, क्योंकि वो हल्का हो जाता है। तो आपको ऊपर बाल्टी में क्या दिखेगा, इधर गर्म पानी दिखेगा, बट इधर ठंडा पानी रहता है। ठीक है, तो जैसे जैसे पानी गर्म होगा, गर्म पानी ऊपर उठेगा और ठंडा पानी नीचे गिरेगा। ठीक, इस तरह की कोई करंट बन जाती है। ठीक है, गर्म पानी ऊपर, ठंडा पानी नीचे। समझ आ रहा है? इसको आप कन्वेक्शनल बोलते हो, कन्वेक्शन बोलते हो।
है ना। स्टोव पे भी ऐसे दिखा होगा, दिखेगा आपको कि नीचे का पानी आपको कंपैरेटिवली ठंडा रहता है और ऊपर वाला, ठीक है जी। इसी तरह क्या होता है, ये आपको स्लैब दिख रहा होगा, है ना, ये इसको आप स्थल मंडल बोलते हो। मंडल, ये आपका मेंटल है, ये आपकी आउटर क्रोड है, ये आपकी इनर क्रोड है। आपको पता है स्थल मंडल जो आपका लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर और आपकी अपर मेंटल, ठीक है, अपर मेंटल के बीच में एक सेमी सॉलिड मटेरियल से बनी लेयर होती है, जिसको आप क्या बोल रहे होते हो, एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, वो थोड़ा सा हो क्या रहा था वहां पे, आपको पता रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना। तो नीचे, अब जैसे जैसे क्या है, जैसे आप नीचे जाओगे अर्थ में, ऐसे ऐसे देखते हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आपको याद आ जाएगा। हमने पृथ्वी के तीन हमने पृथ्वी के 3 पार्ट्स पढ़े थे, कुछ ऐसे ऐसे, है ना। हमने पढ़ा था ये क्रस्ट, और हमने पढ़ा था मेंटल, और हमने पढ़ा था कोर, ठीक है। तो हो क्या रहा है, जो मेंटल है ना, इसका अपर पार्ट, और क्रस्ट से नीचे, ठीक है, लगभग 200 किलोमीटर, मतलब कहीं कहीं 100 लिखा रहता है, कहीं कहीं 200 लिखा रहता है, उससे नीचे, और ये 700 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो नीचे आपको क्या दिखता है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो एरिया है, ये आपको सेमी सॉलिड दिखता है, ये वाला, ठीक है। अब जैसे जैसे हाइट आप डेप्थ नीचे बढ़ाते जाओगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, समझ रहे हो। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, टूट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, हीट जनरेट हो रही है। हीट जो आपकी जनरेट हो रही है, वो क्या कर रही है, कन्वेक्शन करंट के थ्रू, संवहनीय धारा के थ्रू क्या कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई नीचे हीट जनरेट हो रही है, ठीक है, क्या कर रही है, ये ऊपर उठ रही है, और यहाँ पे आपको पता ही है, आपकी भूपर्पटी है, क्रस्ट लगी हुई है, ये लिथोस्फेयर लगा हुआ है, स्थलमंडल लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेगी, जैसे यहाँ तो हाई टेम्परेचर है, और यहाँ जब जाएगी, ठीक है, तो कंपैरेटिवली टेम्परेचर लो हो जाएगा, है ना। तो फिर क्या करेगी, ये इस तरह से मुड़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से करंट जा रहे हैं, समझ रहे हो। तो आपको क्या दिख रहा है, ये यहाँ पे ना एक तरह से फोर्स लग रही है, एक तो फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लगा रही है इस डायरेक्शन में, ये वाली क्या कर रही है, एक तो इधर डायरेक्शन में लगा रही है, पीपल समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, यहाँ से उठी, यहाँ से कन्वेक्शन करंट उठी, इधर मुड़ गई, ठीक है, लिथोस्फेयर से टकरा के या टकराने से पहले ऐसे, दूसरी करंट उठेगी, वो इस तरह से कुछ होगी। तो आपको क्या दिख रहा है, ये एक दूसरे से टकरा रही हैं, ठीक है, और इधर क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रही है। तो क्या होगा पृथ्वी पे, है ना, जहां पे भूपर्पटी कमजोर होगी, क्या होगा, जहां पे भूपर्पटी जो है आपकी कमजोर होगी, ठीक है, जहां पे भी भूपर्पटी आपकी कमजोर, वाले तो ये भूपर्पटी है, स्थलमंडल है आपका, ठीक है, जहां पे भी कमजोर होगी, तो आपको क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, ठीक है, ये आपस में टकराएंगी दोनों प्लेट्स, और ये आपकी इसको तोड़ देगी, इधर उधर ले जाएगी,
ठीक है, तो इसी चीज पे आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ क्या हो रहा है, अभी ये थोड़ा ये कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर आपको समझ आ गया, जो हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पढ़े थे ना, महाद्वीपीय भूपर्पटी और ओशनिक पढ़ी थी हमने। इसको थोड़ी देर के लिए ट्रेंच वगैरह थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, उसको मत ध्यान दो। आप यहाँ देखो, ये क्या दिख रहा है आपको, ये आपको करंट दिख रही है नीचे। ठीक है, वहां क्या हो रहा है, ये नीचे से ऊपर उठ रही है करंट, टकरा के इधर आ रही है, फिर नीचे से ऊपर उठी है, ऐसे टकराई है वापस। अब इसने क्या किया, अगर आप ऊपर देखोगे स्लैब, मतलब भूपर्पटी जो आप देखोगे या स्थलमंडल आप देख रहे हो, इसने इधर फोर्स लगा दिया, तो ये मैग्मा इधर लेके जा रहा है ना इस वाली प्लेट को, और इस वाली प्लेट को क्या हो रहा है, मैग्मा इधर लेके जा रहा है। आपने वो देखा ना फेविकोल वाला ये एड, जिसमें एक हाथी जो होता है, अब नहीं आता शायद, है ना, एक यहाँ पे डब्बा लगाया होता था उन्होंने, एक हाथी इधर खींच रहा होता था और एक हाथी इधर से खींच रहा होता, समझ रहे हो? तो कुछ इस तरह से नीचे से फोर्स लग रही थी, तो वही वाला क्या है, कुछ इसको इधर ले जाने की कोशिश कर रही है, फोर्स इधर इसको ले जाने की कोशिश कर रही है। तो क्या हुआ, अब ये स्लैब हटेंगे, अब स्लैब हटेंगे तो क्या होगा, जो लावा था नीचे, ठीक है, वो क्या करेगा, बाहर आएगा, बाहर आएगा, बाहर आने के बाद क्या करेगा, वो इसके ऊपर यहाँ की ठंडा होगा और यहाँ पे क्या बना देगा, चट्टाने बना देगा, चट्टान बना देगा। ठीक है, अब आपको पता है मेंटल के अंदर क्या होता है, मेंटल के अंदर क्या होता है, हमने पढ़ा है, सीमा, है ना। तो आपको क्या पता है, जो ओशनिक क्रस्ट आपकी होती है ना, वो किससे बनी होती है, सीमा से। हमने आगे भी पहले भी कवर किया हुआ है। तो यहाँ से समझ आ रहा है गाइस? संगीता सर, फिजिकल डेफिसिट समझ नहीं आ रहा है, यूपीएससी में क्वेश्चन आया है। ओके, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? ये ज्योग्राफी क्लास है वैसे तो संगीता, बट आई थिंक डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है, बट क्योंकि सभी एक ही तरह के यहाँ पे एस्पायरेंट्स हैं, तो मैं कवर कर देता हूँ उसको। फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, राजकोषीय घाटा हिंदी में बोलते हो आप उसको ना। अब होता क्या है फिजिकल डेफिसिट में, क्या होता है, आपकी जो गवर्नमेंट है ना, ठीक है, इसकी आपके दो तरह की इनकी इनकम होती है, मतलब दो तरह के जो बजट बनाते हैं, ये दो हेड्स पे बनाते हैं। कैसे, एक इनका होता है रेवेन्यू पार्ट, और एक उनका होता है कैपिटल। ये भी दो पार्ट का होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट या रिसीट, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको भी दो पार्ट्स में करते हैं, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब होता क्या है, अब क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी होती हैं, ठीक है, वो रिसीट्स जो आपकी रेवेन्यू रिसीट्स क्या है, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स वो वाली रिसीट्स होती हैं जो हम क्या करते हैं, जो भी सरकार का वो रेवेन्यू, सरकार की वो इनकम, गवर्नमेंट की वो इनकम जो उससे वापस ना मांगी जा सके, कि नॉट बी रिडीम्ड।
ठीक है, रिडीम नहीं की जा सके। रिडीम कौन कौन से नहीं कर सकते आप? फॉर एग्जाम्पल, आपने इनकम टैक्स भरा, क्या आप गवर्नमेंट से वापस मांग सकते हो? बताओ। नहीं मांग सकते ना, ठीक है। इसी तरह से कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, मतलब जितने भी टैक्सेस होते हैं ना, आप गवर्नमेंट से वापस नहीं मांग सकते, ठीक है। एक तो उसका जो रेवेन्यू रिसीट में आपका टैक्स टैक्स वाला पार्ट होगा, एक नॉन टैक्स होगा। नॉन टैक्स में आपको क्या दिखता है रेवेन्यू में? जैसे किसी देश को उसने लोन दिया, वहां से उसको इंटरेस्ट मिल सकता है ना। जो उसकी कंपनीज हैं, पीएसयूज वगैरह है ना, सेल वगैरह है, वहां से उनको डिविडेंड आ सकता है, ठीक है। वहां से प्रॉफिट भी मिल सकता है ना। एड एंड एड आ सकती है, एड एंड ग्रांट्स फॉरेन कंट्री से आ सकते हैं। तो ये वो इसकी इनकम्स हैं, ठीक है, जो वो मतलब ये रिडीम नहीं की जा सकती, ठीक है। इसी तरह से इनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या हो सकता है? जो डे टू डे खर्चे होते हैं, ठीक है। जैसे उसने कहीं से ब्याज लिया, उसका पेमेंट करना है, ठीक है। डिफेंस सर्विसेज है, उसकी सैलरी वैलरी देनी है, मैनेज करना है, रफाल खरीदने हैं, है ना। एम्प्लॉयज की सैलरी देनी है, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, उसने सब्सिडीज देनी है, पेंशन देना है ना। मतलब कहने का मतलब ये है, जो रेवेन्यू का तुम्हारा एक्सपेंडिचर होता है, ये वो एक्सपेंडिचर होता है जो किसी तरह की भी फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट ना क्रिएट करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट किसी इस पैसे को यूज करके अगर क्या कर रही है, ब्रिज बना रही है, पुल बना रही है, ठीक है, तो क्या ये एक एसेट है, फिजिकल एसेट है? तो ये किस में आएगी आपकी? ये रेवेन्यू रिसीट्स में नहीं हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ठीक है संगीता जी। इसी तरह से आपकी कैपिटल रिसीट्स है और आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं? वो रिसीट्स कैपिटल रिसीट्स कहलाती हैं जो गवर्नमेंट पे लायबिलिटीज बना ऐड करे। मतलब ये भी इनकमिंग होगी लेकिन लायबिलिटीज बढ़ाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, लोन ले लिया कहीं से, वो क्या बढ़ा, इसके देना तो पड़ेगा ना ब्याज के साथ भाई, तो ये क्या बढ़ा रहा है? लायबिलिटीज बढ़ा रहा है। लेकिन लोन आया है, पैसा आया है तो इनकमिंग है, लेकिन लायबिलिटीज बढ़ा रहा है, तो क्या हुआ? ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको रिड्यूस कर रहा हो। सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज, आपने देखा होगा डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? कंपनी में मान लेते हैं इसके 100 शेयर है अभी गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट क्या करे, इसको बेच दे। 25 बेच दिए, 75 रह गए। तो इसका शेयर क्या था? पहले 100 था, अब 75 शेयर रह गए। कहने का मतलब ये हुआ, अब ये जो 25 शेयर इसने बेचे हैं, इनसे पैसे मिलेंगे। डेफिनेटली इनकमिंग तो है, सब इनकमिंग तो है, लेकिन ये क्या कर रही है, मार्केट के अंदर जो गवर्नमेंट की पोजीशन थी, फाइनेंशियल पोजीशन पहले थी, उसको रिड्यूस कर रही है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? अब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आपके क्या होंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो वाले एक्सपेंडिचर्स होते हैं जहां पे जो हमारी गवर्नमेंट है ना, फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट कर रही हो, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, जो उसकी वेलफेयर स्कीम्स होती है ना, ये सारी की सारी कैपिटल का पार्ट होती है। कैपिटल अकाउंट जो होता है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, ये ध्यान रखना। जन आरोग्य, फलाना आरोग्य, इंश्योरेंस जो चला रहे हैं ना, मतलब जितनी भी वेलफेयर स्कीम जो गवर्नमेंट चलाती है वो इसी का पार्ट होता है, ठीक है वाले को। गाइज ये आप लोगों के लिए भी रेलेवेंट है, इसलिए मैंने
ले लिया है तो आई शुड हैव टेकन दिस, लेकिन आप लोगों के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और सीएससी मार्केट में क्या होता है, रटा देते हैं तो फिर दिक्कत है। ठीक है, अब आपको पता है फिजिकल डेफिसिट की बात कर रही थी, फिजिकल डेफिसिट में क्या है? ठीक है, मतलब जितना भी गवर्नमेंट की इनकम है माइनस एक्सपेंडिचर कर दो। ठीक है, अब थोड़ा यहां ध्यान देना, आप एक घर की मुखिया हो। ठीक है, आपने क्या किया, आपके घर में 10, मान लेते हैं 3 मेंबर है। ठीक है, 10,000 सैलरी किसी की है ना, किसी की 15,000 थी, है ना, किसी की 20,000, ये सैलरी से आया। आप एक प्रॉपर्टी ओन करते हो, वहां से आपको रेंट आ गया, लेट्स सपोज 10,000 रुपीज का। ठीक है, आपने ट्यूशन कहीं पढ़ा रखी है कि कोई ट्यूशन पढ़ाता है, वहां से मान लेते हैं 10,000 रुपए आ गए, है ना, ये सारा कुछ है। कितना इनकम हो गया? 10, 20, 10, 30, 40, 50, 65,000 आपका इनकम हो गया। मतलब सारे रिसोर्सेस से आपके पास ये रिसीट आ गई। अभी सारी रिसीट्स क्या आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल पोजीशन को कम नहीं कर रही ना, लायबिलिटीज आपके ऊपर क्रिएट कर रही है। इसका मतलब कौन सी वाली रिसीट्स है? रेवेन्यू वाली है। अब आपने क्या किया, आपके पास प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज 10 बीघा प्रॉपर्टी थी, उसमें से आपने 1 बीघा हटा दिया। 1 बीघे से क्या हुआ, वो वाला पोर्शन आपने क्या किया, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कम कर ली है ना। लेट्स सपोज आपने 5 लाख रुपए का खेत हटा दिया ये। ठीक है, तो होगा क्या, ये 5 लाख रुपए है तो इनकम है, तो ऑब्वियसली रिसीट है, लेकिन आपने क्या किया, अपना खेत हटाया ना, आपने अपनी जो स्टेबिलिटी थी, आपने फिजिकल पोजीशन को अपना कम किया है, इस वजह से कैपिटल है। ठीक है, तो 5 लाख इधर, 5,65,000 रुपए आपने अर्न किए फॉर एग्जाम्पल, आपकी इनकम रही। अब आपने एक्सपेंड किया, आपने क्या किया, अपने अपना कमरा रेनोवेट कराया होगा, मतलब घर सही करवाया या फिर घर नया बनवाया, वटेवर। ठीक है, आपने क्या किया, आपके यहाँ मेड काम कर रही है, आपने उसको सैलरी दी, है ना, मेड है उसकी सैलरी आपने दे दी। ठीक है, आपने गाड़ी मेंटेन करा ली, आपने बिजली का बिल भर दिया। ठीक है, आपने एक घर बनवाना था, आपने घर बनवाया, है ना। लेट्स सपोज ये सारा खर्चा जो था आपने कर लिया, मान के चलते हैं 6 लाख रुपए, आपने 6 लाख रुपए का खर्चा कर दिया। ठीक है, अब होता क्या है गाइस, गवर्नमेंट क्या करती है, जो यहाँ पे डिफरेंस आया ना, मतलब यहाँ पे करीब करीब 35,000 रुपए का डिफरेंस आया, ये डिफरेंस जो है ना वो लोन ले लेती है। ठीक है, लोन ले लेती है। लोन लेने के बाद क्या होता है, ये जो डेफिसिट दिखता है वो ऑब्वियसली डेफिसिट को उसने क्या कर दिया, लोन ले लिया, फाइनेंस कर लिया, है ना। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर तो है, लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसे ही बोल देते हैं, जो फिजिकल डेफिसिट जो होता है उसका फॉर्मूला जो होता है वो ऐसे ही लिखते हैं। अभी आपको इतना समझ आ गया होगा। फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या था जो हम बोल रहे थे अभी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट क्या करती है, जो यहाँ पे कमी पड़ती है उसको फाइनेंस कर लेती है, लोन ले लेती है। तो आप क्या कर सकते हो, इसका टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, टोटल रेवेन्यू, टोटल रिसीट्स करो, रेवेन्यू मत करो यार, कैपिटल से भी तो आता है। टोटल रिसीट्स करो, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर करो, माइनस है ये। अभी हम पढ़ रहे थे जो आपका टोटल रिसीट्स क्या है, आपकी रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स है। अब माइनस कर रहे हो टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, आपका रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर प्लस आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है,
मैंने आपको ये भी बताया था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी इसका इधर लफड़ा रहता है ना, उसको लोन ले लेती है, बोरोइंग कर लेती है। ठीक है, तो आपका जो फिजिकल डेफिसिट का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या होता है, टोटल receipt minus total expenditure excluding borrowing। ठीक है, सॉरी ये उल्टा हो गया, एक्सपेंडिचर माइनस इनकम। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट क्या है, आपका एक्सपेंडिचर माइनस इनकम एक्सक्लूडिंग बोरिंग। नहीं, इनकम ही होगी ना, बोरिंग जो करोगे इनकम ही होगी ना। ठीक है, होप संगीता आपको ये समझ आ गया है। आगे हम चलें क्योंकि ये भी देखना है। पीयूष, संगीता, चैतन्य, ये टॉपिक मैंने इसलिए कवर किया कि थोड़ा कंफ्यूजन है, सर पे पेपर है, समझ आया यहाँ तक? थैंक यू सर, आ गया सर। ठीक है संगीता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। तो हम अपनी प्लेट्स की बात कर रहे थे गाइस। ठीक है, तो प्लेट में मतलब जो नीचे आपका मेंटल में जो कुछ हो रहा है ना, मेंटल के अंदर आपको क्या दिखेगा, जो स्थेनोस्फेयर में हो रहा है उससे या तो आपकी प्लेट इस तरह से फोर्स लग रही है ना, मतलब प्लेट अगर मान लेते हैं ये, अरे यार ड्राइंग, ठीक है, ये दो प्लेट्स हैं, या तो इनमें इस तरह से फोर्स लग रही है ना, या फिर क्या हो रहा है, ठीक है, राइट, ड्राइंग बहुत अच्छी है पता नहीं कैसे बन गया, या तो इनमें ऐसी फोर्स लग रही है। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जरूरी नहीं है ना कि प्लेट्स ऐसे ऐसे ही जाएं, है ना, कई बार क्या हो सकता है, प्लेट्स में ऐसे ऐसे भी तो हो सकता है। मतलब क्या है, अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि या तो मतलब ये मान के चलो ये हाथ और ये मेरा हाथ, ये हाथ मान लेते एक प्लेट है, ये वाला हाथ दूसरी प्लेट है। अभी क्या हो रहा है, इनके अंदर नीचे जो पृथ्वी के अंदर जो आपका दुर्बलता मंडल है, स्थेनोस्फेयर है, इसको धकेल रहा है, धकेलने से क्या हो रहा है, अभी जो इसके अंदर हो रहा है वो या तो ऐसे हो सकता है, ऐसे इंटरेक्शन हो सकता है, या ऐसे इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक है, और ऐसे ऐसे भी तो हो सकता है ना, तीन पॉसिबिलिटी है ना, या तो दूर जाएगा, या पास आएगा, या ऐसे ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। समझ आया? तो इसको ही हम क्या करेंगे, हम एक एक करके करते हैं, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या, देखो जो हम बात कर रहे थे एस्थेनोस्फेयर में, ठीक है, दो तरह के आपने देखा कि वो बन रहे थे, कन्वेक्शनल करंट्स इस तरह से जा रही हैं, ठीक है, इस तरह से एक और उठ के आ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या दिख रहा है आपको, ये वही कुछ है जहां पे आपकी टकरा रही है। अब क्या देख रहे हो आप, ये दो प्लेट्स आपकी टकराई हैं, लिथोस्फेयर है, आपको दिख ही रहा है, ये कॉन्टिनेंटल है, और ये आपकी ओशनिक क्रस्ट है।
ठीक है, ये आपकी ओशनिक क्रस्ट है, ये आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। कहने मतलब ये जो प्लेट है आपकी, ये वाली प्लेट ओशनिक प्लेट है और ये वाली प्लेट आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ठीक है, अब आपको भी पता है कि जो आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है ये हल्की होती है, लाइट होती है, और ये हैवी होती है। ठीक है, तो अब जब टक्कर होगी तो कौन सी वाली प्लेट नीचे जाएगी? हैवी वाली नीचे जाएगी या फिर लाइट वाली नीचे जाएगी? बताओ गाइस। संगीता, लाइट वाली नीचे जाएगी। मैम इकोनॉमिक्स से बाहर आइए। वो वाले हम साइंस एंड टेक के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं भाई साहब। दो वस्तुएं हैं, एक का वजन 5 किलो है, एक का 4 किलो है, वटेवर, लोहे की है, ये है, वो है, कौन जल्दी नीचे गिरेगा? ठीक है, जब क्यूब है ना, वगैरह वगैरह, रुई साथ फेंक रहे हो आप, लोहा साथ फेंक रहे हो, तो वो वाली कहानी में नहीं पढ़ते हैं। एक आपको पता है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स क्या होती है? सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की बनी होती है, कंपैरेटिवली हल्की होती है। ठीक है, जो आपकी ओशनिक क्रस्ट है, आपको पता है सीमा से बनी है, ये हैवी होती है। तो ऑब्वियसली है ग्रेविटी है, जहां हैवी है टकराएगी तो हैवी प्लेट ही नीचे जाएगी। और ये इतनी हैवी होती है मेरे गाइस, बच्चों, कि ये जो प्लेट है ना, ये वाली ओशनिक प्लेट जो है आपकी, ये स्फेनोस्फेयर तक पहुंच जाती है। ओशनिक प्लेट जो होती है इतनी हैवी होती है, कि इतनी भारी होती है कि ये आपकी दुर्बलता मंडल तक पहुंच जाती है। और आपको पता है दुर्बलता मंडल में के अंदर क्या है? बहुत ज्यादा हीट है, और ये पिघल जाती है। अब जब पिघल जाएगी तो क्या होगा? यहाँ पे एकदम से प्रेशर डेवलप होगा। ठीक है, दाब ज्यादा बढ़ेगा, और अगर यहाँ पे क्या है, अगर ये कमजोर क्रस्ट हुई ना, तो यहां से ये बाहर निकलेगी। ठीक है, और क्या हो जाएगा? हैप्पी बर्थडे टू ज्वालामुखी, हैप्पी बर्थडे टू वॉल्केनो। ठीक है, और आपको क्या दिखेगा जब देखो यहाँ पे, क्या ये कॉन्टिनेंट है, ये सागर है, तो यहाँ नदियां वदियां आके अपना क्या कर रही हैं? यहाँ पे डिपॉजिट्स जमा करती जा रही है, सेडिमेंट्स यहाँ अवसाद यहाँ इकट्ठे करती जा रही है। अब जब क्या होगा? जब ये टक्कर होगी, ठीक है, दोनों की टक्कर होगी, दो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, तो यहाँ पे जो अवसाद या जो कुछ भी डिपॉजिट है, सेडिमेंट्स है इधर, तो ये दोनों प्लेट्स है, इसके ऊपर इधर सेडिमेंट्स रखा हुआ है। ठीक है, तो अब जब टक्कर लगेगी तो क्या होगा? ये जो सेडिमेंट्स है ना, ये ऊपर उठ जाएगा। टक्कर लगी, जो भी यहाँ था, ये प्लेट तो नीचे जा रही है। अरे यार ये हाथ, हाँ, ये प्लेट तो क्या हो रहा है? ये वाली प्लेट नीचे जा रही है। ठीक है, जब ये प्लेट नीचे जा रही है तो होगा क्या? यहाँ पे जो भी आपके सेडिमेंट्स रहेंगे वो क्या करेंगे? ऊपर उठेंगे। ठीक है, ऊपर उठेंगे तो क्या होगा? हैप्पी बर्थडे टू माउंटेन। ठीक है, और ये कौन से वाले माउंटेन बनेंगे? कौन से वाले पर्वत बनेंगे? फोल्ड माउंटेन। ठीक है जी। नहीं समझ आया? समझ आ गया? नहीं समझ आया? ठीक है, तो ये वाली कौन सी बाउंड्री होगी? यहाँ पे क्या हो रहा है? कन्वर्जेंस हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है? ना तो कन्वर्जेंस हो रहा है, ना डाइवर्जेंस हो रहा है ना? ये आपको क्या देख रहे हैं? ये ट्रांसफर, मतलब ऐसे एक दूसरे में इस तरह से, जैसे मैं अभी बोल रहा था ना, ऐसे 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 हो रही है। ठीक है, ओके, ये वही मैंने करा, कन्वर्जेंस ऑफ टू ओशनिक प्लेट। ठीक है, क्या हो रहा है? दोनों कोलाइड करेंगी, ये हैवी प्लेट है ओशनिक वाली, ये नीचे चली जाएगी, नीचे जाएगी, एस्थनोस्फेयर में जाके पिघलेगी, दबाव बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, यहाँ पे प्रेशर डेवलप होगा, क्रस्ट से क्या होगा? ज्वालामुखी बाहर निकल आएगा। ठीक है,
और यहाँ पे जितने भी आपके सेडिमेंट्स हैं यहाँ क्या बना देंगे, क्या बना देंगे, क्या बना देंगे, फोल्ड माउंटेड। ठीक है, इसी तरह से अगर दो, अभी तो हम बात कर रहे थे, एक तो जो अभी पिछला एग्जांपल देखा था उसमें एक तो ओशन की प्लेट थी और एक प्लेट किसकी थी, लैंड मास की थी। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ओशन प्लेट्स, ठीक है, अब ये क्या है, दोनों ही भारी होंगी, है ना, उनमें से जो ज्यादा भारी होगी ऑब्वियसली वो नीचे चली जाएगी, बाकी ऊपर रह जाएगी। ठीक है, अब जब ऊपर चली जाएगी, नीचे चली जाएगी तो क्या करेगी, यहां से क्या होगा, सेम तरह से ज्वालामुखी निकलेंगे, ज्वालामुखी निकलने से क्या होगा, लावा फैलेगा। ठीक है, लावा फैलने से क्या होगा, समुद्र में आइलैंड्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आइलैंड्स आपने देखे होंगे, फास्टून जापानीज आइलैंड जो बने हुए हैं, ये सारे के सारे आइलैंड्स जो क्या है, ओशनिक ओशनिक कन्वर्जन का ही परिणाम है। आपने देखा हमारे इंडिया में भी अंडमान आइलैंड्स है, समझ रहे हो, वो सारे क्या है, इसी का परिणाम परिणाम है। ठीक है, तो ओशनिक प्लेट्स का समझ आ गया, जब वो दो ओशन प्लेट्स टकराती हैं आपस में तो क्या फॉर्म हो जाता है, कॉन्टिनेंट, सॉरी आइलैंड्स। पीयूष समझ आया, संगीता, अभिमन्यु, चैतन्य, समझ आया। गुड सर, ज्योग्राफी समझ आ रही है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन और स्टेटमेंट नहीं समझ आ रहे। चैतन्य देखो, सॉरी चेताली, चेताली, देखो स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहे, स्टेटमेंट इसलिए समझ नहीं आते हैं क्योंकि आपको क्या करना रहेगा, अभी आप, हम एक जब टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आपको क्या करना रहेगा, आपको ये एनसीईआरटी से पढ़ना रहेगा। ठीक है, आप जाओगे एनसीईआरटी खोलोगे और ये टॉपिक पढ़ोगे। अब चूंकि हम क्लास में ये कर चुके होंगे तो आपको ये टॉपिक आसानी से समझ आएगा। ठीक है, वहां पे बहुत सारी स्टेटमेंट्स आपको दिखेंगी, कुछ आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस दिखेंगे, है ना, तो उनको थोड़ा सा आपको पढ़ना रहेगा। अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप डेफिनेटली कैन आस्क। ठीक है, बट आपको पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो वही मैं आपको भी जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा ना तो मैं आपको बोलूंगा कि अभी काम करिए, आप जाइए और ये करिए, है ना, पढ़ाई करिए, मतलब पढ़िए इस चैप्टर को। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे तो आपको टर्म्स भी समझ आ जाएंगे और आप इसको क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, विनोद, थैंक यू सो मच सर, ज्योग्राफी की टेंशन खत्म हो गई है। टेंशन तो कभी लेनी नहीं चाहिए मेरे भाई, जो आपको टेंशन दे उसको फटाफट सबसे पहले फेस करने का, है ना। आपका दिलो दिमाग बोलता है कि नहीं जी छोड़ो यार, आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें बंद करने से यार चीजें थोड़ी जाती हैं, फेस देम। ठीक है, आगे बढ़े। तो आपको समझ आ गया जब दो ओशन प्लेट टकराएंगी तो क्या होगा, है ना। अब अगर दो कॉन्टिनेंटल प्लेट है ना, वो टकरा रही तो क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑब्वियस है, एक प्लेट इधर से धक्का मार रही है, एक इधर से धक्का मार रही है, तो जो सेडिमेंट्स रहे होंगे वो क्या करेंगे, उठेंगे, जैसे हिमालय के साथ हुआ है। और हिमालय के ये जो इरेशन प्लेट थी ना, आप देखोगे इसकी भी मोटाई बढ़ी है, मतलब धक्का लगेगा ना तो ये भी थोड़ी सी ऊपर उठी होगी ना, पहाड़ बनने के साथ साथ। ठीक है, तो ये जो बना है इसको प्लेट्यू नॉर्मली आप बोलते हो, और ये एक तरह से तिब्बतन प्लेट्यू ऐसे ही उठा है, जो तिब्बत का जो पठार है ना, ठीक है, वो ऐसे ही उठा है। जब हम मानसून करेंगे ना तो मानसून में मैं आपको बताऊंगा कि इस कितना बड़ा रोल है इस तिब्बतन प्लेट्यू का, उठा हुआ हिस्सा जो है ना, काफी रोल है। तो आपको पता ही है कैसे हुआ होगा, ये करंट उठती हैं,
एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक दूसरी उठी, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। तो ये वाले जो साइकिल में फंस गया ना ये वाले, तो ये टकरा रहा है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब हम बढ़ते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस कैसे हो रहा है? मन जो देखो, ये क्या है आपका स्टेनोस्फेयर है। ठीक है, करंट ऐसे ले जा रही है, ऐसे ले जा रही है। ले जाने से क्या हुआ, ये आपकी जो ओशनिक क्रस्ट है इधर उधर मूव हो गई, है ना। स्लैब जो था ओशन का, महासागरीय जो प्लेट थी इधर चलेगी, इधर चलेगी। अब क्या हुआ, बीच में क्या बन गई, ये रिच बन गई। अब यहाँ से क्या होगा, आपका लावा बाहर आएगा। लावा बाहर आएगा तो क्या करेगा वो, यहाँ पे सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठोस बन जाएगा। ठोस बनते क्या हुआ, यहाँ पे नई क्रस्ट का, नई महासागरीय तल का निर्माण कर देगा। समझ आ रहा है? यही होगा ना भाई। क्या है, ये जो प्लेट थी आपकी, एक इधर भाग गई, एक इधर भाग गई। भागने से क्या हुआ, बीच में अब दो प्लेट्स ऐसे थी, है ना। दो प्लेट्स ऐसे थी, नीचे से मैग्मा ने इसको इधर धकेला, इधर धकेला, ऐसा हुआ। ये प्लेट्स ऐसे हैं, समझ आ रहे हैं? ऐसे प्लेट्स हैं। ठीक है, मैग्मा ने एक को इधर धकेल दिया, दूसरी को इधर धकेल दिया। ठीक है, धकेलने से क्या हुआ, अब ये प्लेटें ऐसे हो गई। जब प्लेटें ऐसे जाएंगी तो ये बीच में क्या होगा, बीच में क्या हुआ, बीच में आपको एक प्लेस बन गया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, आपका मैग्मा बाहर आएगा। मैग्मा जब बाहर आएगा तो इतनी हीट तो है नहीं ऊपर, क्या होगा, ठंडा होगा। ठंडा होगा, सॉलिडिफाई होगा। सॉलिडिफाई होगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या करेगा, एक नया तल निर्माण कर देगा, नया समुद्री तल निर्माण कर देगा इधर। समझ आ गया? ठीक है, इसी को ही एक तरह से हम क्या बोलते हैं, महासागरीय तल का जो निर्माण है ना, इसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग बोलते हैं। महासागरीय तल का फैलना। ठीक है साहब। अब अगर दो कॉन्टिनेंटल प्लेट ऐसी है ना, अब ये महासागरों की बात कर रहे थे, अगर आपकी कॉन्टिनेंट की दो प्लेट ऐसी है, ठीक है, तो होगा क्या, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में क्या होगा, तो एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। होगा क्या, यहाँ पे मान लेते हैं ये पहाड़ थे, अभी टूट गई, तो आपको कैसे पहाड़ देखने को मिलेंगे, ब्लॉक टाइप ऐसे। बीच में क्या हुआ, ये भ्रंश बन जाएगा, घाटी बन जाएगी, जिसको क्या बोलते हो आप, रिफ्ट वैली। और ये जो इस तरह का जो माउंटेन बनेगा ना, जैसे सो अब देखो, ये आपका ये स्टेनोस्फेयर वाला पार्ट है। और ये पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर ये आपको दिख रहे हैं पहाड़ है कुछ, मतलब पहाड़ नहीं भी है, जमीन ही है, सिंपल जमीन ही ले चलते हैं ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे। एक तो मिटना बड़ा मुश्किल है, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, ये मान लेते हैं कोई पृथ्वी का ना स्लैब ही है, ऐसा कोई स्लैब। ठीक है, अब एस्थनोस्फेयर में ये करंट कुछ इस तरह से चली, इधर एक बल लगा, एक इधर बल लगा। बल लगने से क्या हुआ, ये टूट गया। टूटेगा तो क्या हो गया, ये इधर आ जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा। यहाँ क्या बना देगा, एक रिफ्ट वैली बना देगा। ठीक है, और आपको क्या दिखेगा इसमें, कुछ इस तरह से दिखेगा। ये वैली दिख रही है आपको, ये बड़े बड़े माउंटेन दिखेंगे इधर उधर, जिसको आप क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन, खंड पर्वत। ये ब्रांच बन गया, रिफ्ट वैली बन गई। ठीक है, समझ आ गया, cool।
तो जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग जिसकी मैं बात कर रहा था, ये जो थ्योरी दी थी किसने दी थी भाई साहब? हैरी हैस ने दी थी। ठीक है, क्या है सी फ्लोर में? ठीक है, अब देखा क्या गया मेरे भाई लोगों, अभी सी फ्लोर में बता देना कैसे स्प्रेड हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ से स्लैब जो है आपके, ये जो प्लेट है आपकी, ठीक है, ये आपस में दूर हुई है। यहाँ से क्या हुआ, मैग्मा बाहर निकला, वो क्या हुआ, उस पर फैला, फैलने के बाद क्या हुआ, उसने नया तल का निर्माण कर दिया। तो वो ही है, मतलब ये जो महासागरीय तल है ना आपका, सी का जो फ्लोर है वो क्या हुआ, स्प्रेड हुआ। तो अगर आप मैं आपसे पूछूं कि कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल जो प्लेट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है, वो पुरानी है या ओशनिक क्रस्ट पुरानी है? बताओ। ठीक है, ऑब्वियसली आपको पता है सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है तो ओशनिक क्रस्ट नई बन रही है, तो ये पुरानी है और ये नई है ना? ठीक है, यहां तक क्लियर है गाइस, सी फ्लोर स्प्रेडिंग तक? क्षितिज सर, सी फ्लोर किससे बना होगा, सीमा से या सियाल से या नीफे से? क्षितिज, ये जो मटेरियल निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है, किधर से आ रहा है? सिर्फ क्षितिज बताएगा। किधर से आ रहा है ये? एस्थेनोस्फेयर से आ रहा है ना? अब एस्थेनोस्फेयर में क्या है, किसका पार्ट है एस्थेनोस्फेयर? मेंटल का पार्ट है। ठीक है, अब जब मेंटल का पार्ट है तो मेंटल में क्या होता है, सीमा होता है। सीमा होता है, सियाल होता है? सीमा होता है। अब जब सीमा बाहर आ रहा है, धरातल पे सीमा बाहर आया है, ग्राउंड पे सीमा बाहर आया है, अर्थ पे सीमा बाहर आया है, ठीक है, तो क्या डिपॉजिट होगा उधर, मतलब क्या सॉलिडिफाई होगा? बाहर सीमा आया तो क्या सॉलिडिफाई होगा? सीमा होगा तो क्या, किससे बनेगा ओशन का फ्लोर, क्रस्ट किससे बना होगा? मैंने इनफैक्ट ये बताया था थोड़ी देर पहले, ध्यान रखो भाई क्षितिज भाई, ध्यान ध्यान दीजिए, ध्यान। ठीक है, चलो, अगर यहां तक बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है तो अब आते हैं, एक पेलियो मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट भी है। वो ये है कि पता लगता है कि इससे सी फ्लोर आपका ना स्प्रेड हुआ है। ठीक है, इसमें हुआ क्या, सी फ्लोर स्प्रेडिंग एक्चुअली क्या है? ठीक है, जैसे अब ये मैग्मा जब आएगा, बाहर निकलेगा, पेलियो मैग्नेटिज्म, पेलियो मतलब पुराना ही है, मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म होता है। ठीक है, अब है क्या, मैं आपको बताता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे। सो है क्या, ये एस्थेनोस्फेयर है। ठीक है, अब यहां से मैग्मा निकला, जो मान लेते हैं स्प्रेड हुआ, मैग्मा निकलेगा। मैग्मा निकलने से क्या होगा, अभी क्या है, ये लिक्विड स्टेट में है, तो इसके मिनरल्स भी हैं, वो सारे के सारे क्या है, लिक्विड स्टेट में है। भाई लिक्विड में ही तो है, लिक्विड निकला ना बाहर। अब क्या होगा, जो इसके मिनरल्स है, आपको पता है, जब आप जैसे फॉर एग्जांपल लोहा है, आयरन है, आयरन क्या करता है, अगर आप उसको मैग्नेट के पास लेके जाओगे तो क्या करता है, वो अट्रैक्ट होता है, पता है ना? कोबाल्ट निकल सारे के सारे क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, आप पढ़ोगे पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, ये पढ़ोगे ना? ठीक है, तो उसी में क्या होता है, जो ये मिनरल्स हैं, जो मैग्मा के अंदर मिनरल्स थे, वो क्या करते हैं, आपको पता है अर्थ भी जो है ना एक मैग्नेट की तरह है, उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ। मैग्नेटिक पोल अलग होता है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो अब ये भी पता है आपको कि जो मैग्नेट
का जो पोल होगा, मिनरल जब क्या करेंगे खुद को, वो अर्थ के फील्ड के अकॉर्डिंगली अलाइन कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज अभी नॉर्थ साउथ इधर था, ठीक है, तो हुआ क्या, जो मिनरल्स निकलेंगे अभी लिक्विड, वो आपको क्या करेंगे, नॉर्थ में ऐसे ऐसे अलाइन हो जाएंगे किसी रॉक में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब अब तो लावा निकल रहा है, अभी सी फ्लोर बनता जा रहा है, ठीक है, तो सी फ्लोर जब बनता जा रहा है, एक बार मैग्मा निकला, लेट्स सपोज ऐसे करते बात, लेट्स सपोज ये एक ब्रंच बना, एक रिफ्ट, ये सब ब्रंच बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे फिशर बना, यहाँ पे कोई एक फिशर बन गया इधर, ठीक है। अब यहाँ से जब ये लावा निकला, ठीक है, लेट्स सपोज उस टाइम पे मान के चलते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा था, मैग्नेट ऐसा था, तो क्या करेगा, ये कुछ ऐसे अलाइन हो जाएंगे इसके मिनरल्स। अब लावा तो लगातार निकल ही रहा है, लावा लगातार निकल रहा है, ठीक है। अब अगर ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है, ठीक है, रिवर्स हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज अगर ये इधर नॉर्थ हो गया और इधर साउथ हो गया, तो क्या होगा, अब ये जो अगली लेयर होगी वो क्या होगी, वो कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। अब जब ये वाली लेयर इधर बन रही है, तो क्या इसको धक्का देगी, तो कहने का मतलब ये है, तो क्या होगा, जो यहाँ पे ये फॉल्ट है ना, फॉल्ट के बाद आपको कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, ऐसा। यही जो स्टडी करी थी, ठीक है, जो वॉल्केनिक रॉक है, जो आपका सी फ्लोर बना रही हैं, ठीक है, उनमें मैग्नेटिज्म होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो उनके मिनरल्स होते हैं, ठीक है, वो खुद को क्या करते हैं, अलाइन कर देते हैं मैग्नेटिक अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, लेकिन जब वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे तब तो नहीं कर पाएंगे, बट मॉल्टन स्टेट में कर लेते हैं, ठीक है। अब ये साइंटिस्ट ने क्या रॉक नोटिस किया, कुछ तो रॉक्स जो होती हैं वो पॉजिटिव नॉर्थ की तरफ चली जाती है, और कुछ साउथ, नेगेटिव एंड जो साउथ होता है उस तरफ अलाइन हो जाती है, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, जैसे यहाँ पे एक मिड ओशनिक रिज है, ये वाली बनी है, यहाँ देखो, ये वाली क्या है, ये नॉर्थ की तरफ अलाइन होगी, साउथ की तरफ अलाइन होगी, ये नॉर्थ की तरफ अलाइन होगी, साउथ की तरफ अलाइन होगी। इसका क्या मतलब है, ये जो रॉक्स बनी है, ये जो पार्ट बना है, ये अलग अलग टाइम पे बना है, ठीक है। और ये एक फैक्ट है, देखो, देयर हैव बीन 170 रिवर्सल, जो रिवर्सल्स हुए ना, जब अभी नॉर्थ की तरफ अलाइन है, फिर साउथ की तरफ अलाइन हो गई पृथ्वी, मतलब उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो अभी तक लगभग लगभग 170 रिवर्सल जो है ना, 170 बार चेंज हो चुका है ये पिछले 76 मिलियन सालों में, लगभग 7.5 करोड़ सालों में लगभग 170 बार चेंज हो गया ये अलाइनमेंट, ठीक है। और जो अभी करंट अलाइनमेंट है ना, जो करंट ओरिएंटेशन है पृथ्वी का, वो लगभग 60,000 साल पुराना है, 60,000 ईयर्स पुराना है, ठीक है। तो आपको पेलियोमैग्नेटिज्म समझ आया मेरे दोस्तों। जब तक वो लिक्विड स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में है, तो क्या करेगा, खुद को अलाइन कर लेगा, है ना, ओरिएंट कर लेगा, किसके, पृथ्वी के भूकंप बोल रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड में, क्लियर है। ठीक है, सो आज हमारा एविडेंसेस खत्म हो लिए हैं, सी फ्लो स्प्रेडिंग खत्म हो गया है ना, ठीक है, हमने कर लिया है, पीलियोमैग्नेटिज्म कर लिया है, ये सारा कुछ अपन का खत्म हो गया है। अब हमें पढ़ना रहता है, एक तो हम पढ़ेंगे वॉल्केनो, ठीक है, वॉल्केनो इंपॉर्टेंट है पढ़ने का, क्योंकि आ, उसके अंदर भी सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। तो वॉल्केनो जो है, हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा परसों, हम वॉल्केनो उस दिन कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर हम चलेंगे लैंडफॉर्म्स पे, है ना, तो तरह तरह के लैंडफॉर्म होते हैं जिन पे क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम करेंगे, कब करेंगे, नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। सो गाइस, आप अगर आप मुझसे अभी तक जुड़े नहीं हैं, तो आप जोड़ सकते हैं, कैसे, मेरी एप्लीकेशन है जो आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, आप वहां जाएंगे, टाइप करेंगे आप रविंदर्स, आप ध्यान रखना यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है, रविंदर्स, इसको आप टाइप करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा,
ये मेरी एप्लीकेशन है, ठीक है। और एप्लीकेशन में आप जाएंगे, आपको पूरा रजिस्टर कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे कोर्सेज दिख जाएंगे, कुछ तो वहाँ पे फ्री मटेरियल आपको दिखेगा। और ये जो कोर्स आप फिजिकल का भी देख रहे हो, ठीक है, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, ये सिर्फ 99 रुपए में वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और ये मतलब ये 99 रुपये, आप भी सोच रहे होगे 99 रुपीज, ठीक है। तो एज सच ये कुछ वेलकम वेलकम वाला ऑफर नहीं है, ठीक है। ये वेलकम ऑफर है कि हम 99 से हम प्लान कर रहे हैं कुछ 5,000 10,000 फीस करने का, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है अभी वो यही है कि लोगों को, एक तो है कि हर राउंड एंड कॉर्नर में हम पहुंचा सकें एजुकेशन, दैट इज वन। सेकंड है कि कोचिंग से निजात मिले। जो फीस होती है ना यार, देखो, जो भी आप बिट एंड पीसेस में अपने कंट्री के लिए कर सकते हो ना, ठीक है, तो वो करना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर आप डिजर्व करते हो ना, अगर आप में जरा से भी, ठीक है, मतलब जज्बा है, तो हम चाहते हैं कि आपकी ये जो पैसे वाला सीन है ना, ये आपको रोके ना, ये आपको कहीं पे भी किसी भी तरह से आपके लिए वो ना बने, हिंड्रेंस ना बने, ठीक है। सो इट इज ओनली फॉर 99 रुपीज, क्योंकि उसमें आपकी कॉस्ट वगैरह भी आती है। सो इससे नीचे हम नहीं जा सकते ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको रेफर कर सकते हो। अभी हमारा प्लान है गाइस, क्योंकि मैं पर्सनली 2 सब्जेक्ट आज तक मतलब पढ़ाता रहा हूँ, अराउंड 10-12 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, वो मैं कराऊंगा, क्योंकि इकोनॉमी मैंने हिसाब किताब देखा है यार, रटवाने वाला हिसाब किताब है। लोग क्या कहते हैं, रट लो, ठीक है। तो अगर पढ़ना ही है तो 2,000 बुक्स लिखी हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है। इंसान उन 2,000 बुक से पढ़ सकता है, ठीक है। अब समझना बहुत जरूरी है। जैसे संगीता का क्वेश्चन था, सब फिजिकल डेफिसिट समझ नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट नॉर्मली किताबों में ऐसे ही लिखा हुआ है वहां पे, टोटल रिसीट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर्स माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, इस तरह से लिखा हुआ है। मतलब आप अगर बुक उठा के देखोगे ना, ऐसे ही लिखा हुआ है। और इसमें यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है ऐसे ही करके कि आपका टोटल रसीट, टोटल एक्सपेंडिचर्स माइनस टोटल रसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, उसमें से खोल के थोड़ा सा रख दिया है, इसमें फॉर्मूला बनाया कि आपका रेवेन्यू रसीट प्लस आपका कैपिटल रसीट, ठीक है, ऐसे करे उसने, ऐसे लिखा हुआ है। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर्स में उसने लिखा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स प्लस आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रसीट माइनस कैपिटल रसीट माइनस बोरोइंग, ऐसे कर उसने बनाया। और धज्जियां बिखरनी थी, धनिया बिखरना था, क्योंकि हो क्या रहा है भाई साहब, समझ लीजिए, ये स्लाइड पे डाल दिया, ये है, ये है, पढ़ लीजिए। ट्रस्ट मी, मतलब जिस तरह की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी की डिमांड है या स्टेट सिविल सर्विसेज की डिमांड है, स्टेट सिविल सर्विसेज में क्या होता है, लोग रट लेते हैं। मतलब एक एक स्टूडेंट है, एक सेमिनार था जिसके अंदर मुझे वो मिला था, ठीक है, इट्स बीन लॉन्ग। तो सेमिनार क्या था, मतलब गया था मैं ऐसे ही पर्टिकुलर स्कूल के अंदर, कॉलेज, इट वाज अ स्कूल बेसिकली। तो वहाँ के प्रिंसिपल ने हम लोगों को बुलाया था कि हम चाहते हैं कि कोई एक सेशन हो जाए बच्चों के लिए, जहाँ पे थोड़े से बच्चों को समझ आएगी जिंदगी में क्या करना है। और सिविल सर्विसेज के बारे में एक परसेप्शन है कि रिजल्ट नहीं आता, 0.1%, 0.2%, 0.3% रिजल्ट आते हैं। तो वो साहब जो थे, उनका एक ही इंटेंशन था कि हम ये समझना चाहते हैं कि सिविल सर्विसेज क्या सच में इस तरह का कुछ इतना टफ है, ठीक है। लोग पढ़ते 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 पगला जाते हैं। लोग कहते हैं 22 घंटे पढ़ाई करी थी हमने, 20 घंटे पढ़ाई करी थी, उसके बाद जाके मेरा सिलेक्शन हो, ठीक है। तो कुछ ऐसे भ्रम हैं, ठीक है, जो उन्होंने मुझे बोला कि आइए आप क्लियर करिए, और हम लोग गए, ठीक है। तो एक मानव सर है, ठीक है, जो पॉलिटी पढ़ाते हैं,
तो हम दोनों गए भाई। एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और मतलब कहता है, सर आप पेज नंबर बताइए, आप लक्ष्मीकांत का पेज नंबर बताइए, मैं आपको एग्जैक्ट लाइन टू लाइन आपको बता दूंगा, लाइन टू लाइन आपको बता दूंगा, लाइन टू लाइन। मैंने कहा ओके। और उसमें मैंने एक बात बताओ, नीति आयोग है ना? कहता हाँ जी सर, नीति आयोग है। ठीक है। नीति आयोग और जो आपका योजना आयोग था, है ना, पहले क्या नाम था उसका? योजना, यार नाम याद नहीं आ रहा मेरे को अभी। ठीक है, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है? और मैंने इसको एक दो ऑप्शन दे दिए। ठीक है। ऑब्वियसली नहीं समझ आ रहा था, नहीं कर पाया वो रट के नहीं होता वो। तो ये चेंजेस है ना, जो ऑलरेडी आपको अब दिख रहे हैं ऐसे। ठीक है। सो रटना इज लाइक, और बहुत धुरंधर पड़े हैं, बट उसको थोड़ा सा समझ के कॉम्प्रिहेंसिव करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। और मार्केट में एक्चुअली ये हो नहीं रहा, नहीं हो रहा है। ठीक है। हर एक का इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, आपको आवर्स मिल जाते हैं, भाई साहब इतने आवर्स में आपको ये सिलेबस कंप्लीट करके देने का है। ठीक है। और उस टाइम पे जब शाम को आप बैठते हो ना पीपीटी प्रिपेयर करते हुए, तो आपको लगता है यार अगर ये टॉपिक मैंने ये और ऐड किया तो शायद ये टाइम फ्रेम में नहीं होगा, वगैरह वगैरह होता है। कह रहे मैं पॉइंट? हाँ, योजना आयोग था। ठीक है। तो नीति आयोग जो है अभी हुआ, है ना, तो वही था मतलब। वो तो मुझसे क्वेश्चन पूछो नीति आयोग का सब कुछ। और जैसे ही मैंने पूछा योजना आयोग और नीति आयोग का मतलब क्यों बना, नीति आयोग क्यों आया, भाई सीरियसली उसका तो धनिया बिखर गया। ठीक है। गवर्निंग बॉडी के अंदर चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, आपके गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, गवर्नर्स होते हैं, है ना। ठीक है। ग्राउंड पे क्या रिक्वायरमेंट है वो सजेस्ट करते हैं नीति आयोग ही एग्जैक्टली वहां पे। ऑब्वियसली पीएम ही है दोनों जगह, है ना। योजना आयोग के भी अध्यक्ष पीएम ही होते थे और इधर भी पीएम ही है। ठीक है। तो समझने पे, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग पे बहुत जोर है। और ये अगर किसी का ऑब्जेक्टिव ये है ना कि सिलेबस खत्म कर दो बस, मेरा तो सिलेबस खत्म हो जाए सर, मैं तो गंगा नहा लूंगा। तो ट्रस्ट मी, सिलेबस खत्म करने वाले ना यहाँ पे लाखों लोग हैं। जो आप अभी 0.1 और 0.2% की बात करते हो ना, ये 0.2% वही लोग हैं जो सिलेबस कंप्लीट नहीं करते, बट वो सिलेबस को बार बार कर रहे होते हैं। यूपीएससी आपसे डिमांड नहीं करता आपको 100% लाना है। यूपीएससी अगर आपने 55-60% ले आए, आप टॉप कर जाओगे भाई साहब, और आई मीन सेलेक्ट हो जाओगे, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ले रखी है, आपको समझ आ रही है चीजें तो। और आज का भी जो लेक्चर रहा है ना, ठीक है, या फिर 2-3 दिन के लेक्चर रहे हैं, मतलब ये एक तरह से ऐसे हैं लोग, इसको रॉकेट साइंस समझते हैं। अरे बहुत सिंपल है, मतलब इससे ज्यादा सिंपल हो नहीं सकता। ठीक है। तो ज्ञान, इकोनॉमी मैं स्टार्ट करूंगा, बट इकोनॉमी स्टार्ट करने के लिए आई थिंक मुझे लगता है शायद महीना लगेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये कम से कम ज्योग्राफी एक बार हो जाए, है ना। थोड़ा सा अभी मैं भी ऑक्युपाइड हूँ। ठीक है। अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूट मैंने छोड़ा है, तो चीजें सेटल करने में थोड़ा वक्त लगेगा, है ना। और अभी इस वक्त रविंदर्स के लिए मैं सभी कुछ में ही हूँ, एचआर में ही हूँ। ठीक है। टीम में ही हूँ। ठीक है। एक टीम मैंने जरूर हायर करी है। ठीक है। तो वो भी बेचारे दे आर फेसिंग चैलेंजेस। ठीक है। तो वो भी है ना। तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट अभी आप देख भी रहोगे शायद, इकोनॉमिक्स का एक कोर्स पड़ा हुआ है जो हम प्लान कर रहे हैं February 1 से होने का, जो मुझे भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि चीज़ें थोड़ा सा अभी उतने पेस पे नहीं है जितनी चाहिए। तो पहले ज्योग्राफी तो हम खत्म करेंगे ही अभी। ठीक है। ज्योग्राफी एनी हाउ, मतलब आपका एक यूपी पीसीएस का पेपर है, तो जैसे मैंने बोला है कि आपका ज्योग्राफी जो है फिजिकल और इंडियन,
ठीक है, और वर्ल्ड, मतलब जितना भी होगा फिजिकल और इंडियन तो हमें खत्म करने का ही है। ठीक है, क्वेश्चंस करने हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो गाइस यूपीपीसीएस दे रहे हैं इस बारी, है ना। तो जो अभी हमने पढ़ा है, जो कुछ भी हमने अभी लेक्चर्स में देखा है, आप कृपया करके एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद एक जो बुकलेट आती है, पुराने साल के क्वेश्चंस, घटना चक्र करके नाम आता है, घटना चक्र आती है, आप घटना चक्र उठा लीजिए और एक भी क्वेश्चन जो है इस लेवल तक आप उसको करिए कि आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर ना हो घटना चक्र में, जो भी आपके पुराने क्वेश्चन हैं, चाहे वो यूपीएससी में आया है, चाहे वो बीपीएससी में आया है, चाहे राजस्थान पीएससी में आया है, कहीं पे भी अगर वो क्वेश्चन आया है तो आपको वो क्वेश्चन आना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है, सेम गोज फॉर एमपीएससी ऑल्सो। एमपीएससी का भी मेरे ख्याल से 27 अप्रैल को पेपर है, आई थिंक ऐसे ही कुछ है। इनका 19 मार्च को है, तो उनका अप्रैल में है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है उधर भी। ठीक है, तो थोड़ा सा यही करना है गाइस, पहले आपको एनसीईआरटी से पढ़ लेना है टॉपिक, पढ़ने के बाद ठीक है ये रिवाइज कर लेना। आई एम श्योर आपने नोट्स बनाए होंगे कॉपी के ऊपर। ठीक है, मैं बहुत स्लो जाता हूँ गाइस, क्योंकि आज जिस तरह के टॉपिक्स थे उसमें कुछ इतना था नहीं, और आप लोगों के भी कमेंट्स देख के लग रहा था कि आपको सबको समझ आ रहा है, तो मैंने भी कुछ ज्यादा उसमें बोला नहीं। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि पेज ज्यादा है या फिर कुछ हो रहा है तो प्लीज डू लेट मी नो। ठीक है, सो आई सर्टेनली स्टॉप यू। सो कल का जो सेशन हमारे पास है, जो नेक्स्ट सेशन हम अपना अपन आएगा अपना, वो वोल्केनोज हम करेंगे, ज्वालामुखी अपन करेंगे, हम लोग करेंगे, अपन करेंगे, इंदौर की भाषा अपन करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज। एक और चीज है गाइज, मैंने देखा कि टीम कल मुझे कुछ बोल रही थी कि मैंने एक ग्रुप में टेलीग्राम पे कुछ लोग ऐड किए थे, तो आइडियली उनको इस तरह से ऐड नहीं करना चाहिए था। ठीक है, लिंक्स भेजने चाहिए थे, बट दे आर पीपल हु आर मूविंग आउट फ्रॉम दोस ग्रुप्स। मुझे दिख रहा है कि पता लगा कि वो लोग मूव हो रहे हैं। ठीक है, वो जा रहे हैं छोड़ के उसको ग्रुप्स को, तो दैट्स फाइन। हो सकता है कि आप लोग नहीं बॉदर होना चाहते हैं, बट उस ग्रुप के ऊपर क्या है गाइस, मैं नॉर्मली क्वेश्चन पोस्ट करता रहता हूँ, मतलब जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं, है ना, तो वो वाले क्वेश्चंस में डालता रहता हूँ। उससे क्या होता है, आप चलते फिरते, आपने ग्रुप देखा भी है, चलो चलते फिरते आपने क्वेश्चन अगर किया तो आपको क्या लगेगा, मतलब वो आप, यू नेवर नो कब क्या कहाँ क्या टकरा जाए। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस आपको एक आध दो नंबर दे जाते हैं, और ट्रस्ट मी, प्री की जब कट ऑफ आ रही होती है तो एक दो नंबर बहुत मैटर करता है। ठीक है, वो है कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम डालते रहते हैं। ठीक है, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि शायद वो शायद क्या है कि इंटरफेरेंस है ना, इंट्रूजन है आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर, तो ऑब्वियसली आप मूव हो रहे हैं, दैट्स फाइन। ठीक है, टेलीग्राम का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप लोगों तक ये हम पहुंचा पाए, अलॉन्ग विद अपडेट्स, क्लास होनी है नहीं होनी है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो होप ये सेशन आपको समझ आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, कल मिलते हैं। जय हिंद गाइस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। टेक केयर, हैव अ गुड वन।